एवरीवन, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से होंगे और मैं हूं आराधना, आपकी मैथ्स टीचर फ्रॉम लर्नो हब, एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, साइंस, एसएसटी जैसे सब्जेक्ट्स, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एट learnohub.com पर। चलो बच्चों, शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 36/48 विद न्यूमरेटर 9। अब देखिए, जब मैंने आपको ये एक्सरसाइज पहले भी पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि आप कैसे पता कर लेंगे कि ये डिवीजन हो रहा है या मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अगर आपको इससे ज़्यादा वैल्यू मिली होती न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होता। अब हमें देखिए मिली है लेस वैल्यू न्यूमरेटर की, तो डेफिनेटली हमें पता चल रही है इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाय डिवाइडिंग। तो चलिए फटाफट देखते हैं। तो हमें दी गई है कंडीशन कि जो 36/48 है इसका न्यूमरेटर तो रहना चाहिए 9 और इसके साथ इसका डिनोमिनेटर क्या होगा वो हमें पता करना है। तो इसके लिए भी मैंने आपको दो मेथड बताए थे कि एक तो आप अपना मेंटल मैथ्स कर लीजिए कि आपको पता करना पड़ेगा कि 36 को आप किस नंबर से डिवाइड करें बाय यूजिंग योर माइंड कि हमें 9 मिल जाए। तो जो लोग टेबल्स में बहुत अच्छे हैं वो फटाफट पता लगा सकते हैं कि 4 9 36 है, यानी कि ये वाला नंबर जो है वो 4 से डिवाइड हो रहा है। डेफिनेटली अगर ये 4 से डिवाइड हो रहा है तो 48 भी 4 से डिवाइड होगा, क्योंकि सेम नंबर से ही हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना होता है टू फाइंड इट्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इन द रिड्यूस्ड फॉर्म। ठीक है, अब लेकिन दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया था, बाई चांस आपको नहीं समझ में आ रहा है तो 36 को आप जो वैल्यू गिवन है यानी न्यूमरेटर को 9 से डिवाइड कर दीजिए। तो 9 4 36 से भी आपको पता चल जाएगा कि यानी 4 जो है उसी से हमने इसको डिवाइड किया है। अब जब आपने 4 से इसको डिवाइड किया तो आपका आ गया 9। अब जब आपने ऊपर यानी न्यूमरेटर को किया है तो आप डिनोमिनेटर को भी 4 से ही करेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 12। तो इसका जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद द न्यूमरेटर 9 हो गया 9/12। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा ए पार्ट। अब हम करते हैं अपना इसका बी पार्ट। तो बी पार्ट में हमको दिया गया है डिनोमिनेटर एज 4। ठीक है, तो चलिए भाई, हमारा जो 36/48 है वो बी में कहा जा रहा है कि भाई डिनोमिनेटर जो है वो होना चाहिए 4। अब इसके लिए आपको अगेन आप कर दीजिए 48 को 4 से डिवाइड, तो क्या आएगा 12। यानी कि जब आप 12 से इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं तो आपका डिनोमिनेटर आ रहा है 4। तो जब आपने 12 से इसको डिवाइड किया डेफिनेटली आप 12 से इसको ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये आ गया, देखिए 12 4 48 और 12 3 36, यानी कि विद डिनोमिनेटर 4 हमारा न्यूमरेटर होगा 3। आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, चाहे डिवीजन की बात हो चाहे मल्टीप्लिकेशन की, आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर करना है सेम नंबर से ही। चलिए इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों, शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट और नॉट। तो ए पार्ट को ले लेते हैं। ए पार्ट में हमको दिया गया है 5/9 एंड 30/54। अब देखिए ये तो है हमारा ऑलरेडी इन द कंपोजिट नंबर्स की फॉर्म में, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, और यहाँ पे देखिए एक प्राइम है एक कंपोजिट है। ठीक है, अब देखिए आपको कैसे पता चलेगा कि आपने एग्जैक्टली किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई किया है जो ये 54 आ गया। तो ठीक है, अगर आप देखें तो 9 या तो आप 54 को 9 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि 9 6 54 यानी 6 से। ठीक है, और एक तरीका और है, या तो आप मेंटल मैथ्स करके पता लगा लीजिए कि 9 में क्या मल्टीप्लाई करें जो 54 आ जाए। तो 9 6 54, यानी अगर आपने यहाँ 6 मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ भी किया होगा, तो ऑब्वियसली 6 5 30 भी आ रहा है। तो देखिए ये जो है ये हमें मिलना है यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से, यानी कि 5/9
30/9 में जब आपने 6 को मल्टीप्लाई किया तो आपका आएगा 30/54। तो 30/54 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 35/54 इज नथिंग बट रिप्रेजेंटिंग 5/9 ओनली। तो हम लिख देंगे यस, दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो फर्स्ट वाला तो हमारा आ गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, अब हम आते हैं अपने बी पार्ट। चलो बच्चों, हम लेते हैं अपना बी पार्ट। तो बी पार्ट में हमें क्या दिया गया है? 3/10 एंड 12/50। अब देखिए, एक तरीका तो ये है, या तो आप इसका पता कर लें कि कौन से नंबर से इसको डिवाइड किया गया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। तो आपको पता है कि 4 3 हमारा होता है 12, तो यानी यहाँ पर 3 आ रहा है। लेकिन जब आप इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो ये तो नहीं दे रहा है 10। तो अब आपको क्या थिंक करना पड़ेगा कि कोई और नंबर है जो कि कर सकता है। कोई ऐसा नंबर नहीं है, क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपको 12 मिलेगा। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर तो 40 आना चाहिए था ना, यहाँ आ रहा है 50। यानी कि जो ये गिवन फ्रैक्शंस हैं ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को नहीं दिखा रहे हैं। तो हम लिख देंगे द गिवन फ्रैक्शंस आर नॉट इक्विवेलेंट। ठीक है, नॉट इक्विवेलेंट। बहुत ही आसान था। ठीक है, ये तो हमने मल्टीप्लिकेशन से पता लगा लिया। अगर आप चाहें तो डिवीजन से भी लगा सकते थे। अगर आप इसको 4 से, देखिए 12 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तभी 3 आएगा। तो सिमिलरली अगर आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तब तो आपका 10 नहीं आएगा ना, किसी भी उसमें सिचुएशन में नहीं आएगा। तो इसका मतलब जो हमारे गिवन फ्रैक्शंस हैं वो इक्विवेलेंट नहीं है। अब हम चलते हैं अपने इसके नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए बच्चों, देखते हैं अपना सी पार्ट। तो सी पार्ट हमारा क्या है? 7/13 एंड 5/11। आप देखिए, ये तो किसी भी सिचुएशन में नहीं, क्योंकि देखिए ये भी हमारे दोनों प्राइम नंबर्स हैं और ये भी हमारे प्राइम नंबर्स हैं। और प्राइम नंबर्स तो या तो खुद से डिविजिबल होते हैं या फिर 1 से डिविजिबल होते हैं। तो चलो उस सिचुएशन में तो ये हो ही नहीं सकता। इवन मल्टीप्लाई भी आप ऐसा क्या नंबर करोगे जिससे 5/11 है? ये तो रिड्यूस्ड फॉर्म है, तो ऑब्वियसली यहाँ तो आपको कुछ डिवाइड करना होगा। 7 और 13 तो प्राइम नंबर है, इन्हें कोई डिवाइड कर ही नहीं सकता एक्सेप्ट देयर नंबर, राइट, एक्सेप्ट द नंबर इटसेल्फ। और 1, तो ये दोनों तो पक्का ही नहीं है हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो हम लिख देंगे दे आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। बहुत ही आसान था, कुछ करना ही नहीं था हमें, और आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू सिंपलेस्ट फॉर्म। अब देखिए, इसके लिए आपको 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि या तो आप मेंटल मैथ्स में बहुत अच्छे हो और फटाफट देख ले कि ऐसा कौन सा नंबर है जिससे हम इन दोनों को रिड्यूस करें, मतलब डिवाइड करें, जिससे हमें मिल जाए इसका रिड्यूस्ड फॉर्म। ठीक है, द हाईएस्ट नंबर। दूसरा क्या है कि आप फाइंड कर ले अपना 40 एंड 60 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और उसी से इसको डिवाइड कर दें। ठीक है, तो 2 तरीके हैं। अब देखिए, आपको होना चाहिए टेबल्स में बहुत अच्छा। अब ये मैं आपसे कई बार कहती आ रही हूँ कि अब आप जा रहे हैं बड़ी क्लासेस में तो कर लीजिए 1 से 20 तक टेबल्स को याद। ठीक है, अब देखिए 48/60 है। तो एक तो तरीका है कि आप टेबल्स में बहुत अच्छा, और मुझे पता है कि 12 की टेबल में ये दोनों ही आते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? आप एचसीएफ फाइंड कर लें 48 एंड 60 का, वो भी 12 आएगा। वो कौन से मेथड से करना पड़ेगा? उसका थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर है। आपको पहले 48 के फाइंड करने पड़ेंगे अपने प्राइम फैक्टर्स, जो कि आएंगे 24, फिर आएगा आपका 12, फिर आएगा आपका 6, फिर आएगा आपका 3 और फिर आएगा 1। ठीक है, सिमिलरली आप फाइंड करेंगे 60 के, तो 60 के भी फाइंड कर लेते हैं। मैं इस साइड लिख लेती हूँ। तो देखिए 2 3 ठीक है, फिर उसके बाद 15, फिर उसके बाद 3 5 और फिर उसके बाद 5 1। अब आपको देखने हैं कि दोनों में कौन से प्राइम फैक्टर्स कॉमन है। तो देखिए यहाँ पर 2 है,
यहाँ पर 2 है, ठीक है, तो यानी 1। फिर यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। अब देखिए बाकी 2 यहाँ नहीं थे और 5 तो इसमें था ही नहीं, यानी कि अब जो कॉमन फैक्टर्स आए हैं उनको हम कर देंगे मल्टीप्लाई। ये आपने एलसीएम और एचसीएफ वाले चैप्टर में पढ़ा ही होगा, तो वो हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि हमारा एचसीएफ आ गया 412। ठीक है, तो दो तरीके हैं, एक तो आप कॉमन फैक्टर पहले फाइंड कीजिए, तो इसके लिए आपको प्राइम फैक्टर्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड कीजिए, वो सब प्राइम फैक्टर से फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद जो आए उससे आप इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो ये आ गया आपका, ठीक है, 4 अपॉन, जब आपने 12 से डिवाइड किया यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से, तो ये आ जाएगा आपका 4 अपॉन 5। ठीक है, अब इससे आप फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते। दूसरा तरीका क्या है, अब वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये तो हाईएस्ट कॉमन से फैक्ट कर लिया, अब आप करेंगे क्या, 48 अपॉन 60 को लिख लीजिए। इसमें थोड़े स्टेप्स ज्यादा होंगे तो आपको कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। अब आपको पता है कि 6 से ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, तो देखिए 6 8 जा 48 और 6 10 जा 60। ठीक है, अब फर्दर आपको पता है कि ये दोनों नंबर किस में आते हैं, 2 में आते हैं, तो 2 से कर दीजिए। तो देखिए 2 स्टेप्स बढ़े लेकिन आपकी रिड्यूस्ड फॉर्म आ गई 4/5 ही। तो देखिए दो तरीके हैं, एक तो आप पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड कर लीजिए और फिर उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो आपको एक ही स्टेप में मिल जाएगी रिड्यूस्ड फॉर्म। दूसरा क्या है कि आप ऐसे नंबर फाइंड करते जाइए जिससे ये तब तक आप इसको रिड्यूस करिए कि जब तक इसमें कोई ना कोई प्राइम नंबर ना आ जाए। जैसे ही प्राइम नंबर आ जाता है ना, उसको हम फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते। तो देखिए पहले मैंने लिया 6, इसके लिए भी आपको टेबल्स में अच्छा होना होगा, क्योंकि मुझे पता था 6 में 48 एंड 60। अब आप कहेंगे कि मैम 4 भी तो ले सकते थे या 3 भी तो ले सकते थे, बिल्कुल ले सकते थे, कोई गलती नहीं है, लेकिन स्टेप्स थोड़े ज्यादा हो जाएंगे तो आपको कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी। आप 3 भी ले सकते थे, तो यहाँ पर आपका आता 16 और यहाँ पर आता आपका अगेन 20। फिर आप इसको फर्दर करते तब तक करते जब तक कि ईदर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों प्राइम नंबर ना आ जाए या फिर उनमें से कोई एक प्राइम नंबर ना आ जाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेथड कि कैसे हम फाइंड करते हैं रिड्यूस्ड फॉर्म। अब इसी बेसिस पे हम करेंगे अपना बी पार्ट। तो चलिए बच्चों बी पार्ट करते हैं। तो बी पार्ट में हमको दिया गया है 150 अपॉन 60। अब देखिए इसको मैं करती हूँ बाई टेकिंग लिटिल मोर स्टेप्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से नहीं करती हूँ। अब मुझे पता है कि जो ये दोनों नंबर्स हैं इनमें 0 तो सबसे पहले कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या आ गया हमारा, जब हमने इसको लिखा तो ये हो गया 15 अपॉन 6, राइट, कुछ इस तरह से हो गया। अब देखिए मुझे पता है कि 3 जो है वो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, तो मैंने 3 ले लिया। ठीक है, तो देखिए 3 से ऊपर भी डिवाइड किया, 3 से नीचे भी किया, तो ये क्या आ गया हमारा 3 5 जा 15 एंड 3 2 जा 6। अब देखिए दोनों ही प्राइम नंबर्स आ गए, यानी कि ये फर्दर रिड्यूस नहीं होगा, तो ये है हमारा 5/2। अब देखिए ये तो हो गई इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, रिड्यूस्ड फॉर्म इज कॉल्ड द सिंपलेस्ट फॉर्म, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ये आ गया 5/2। ठीक है, अब हम करते हैं इसका सी पार्ट। अब देखिए सी पार्ट में हमको दिया गया है 84 अपॉन 98। ठीक है, 84 अपॉन 98। अब देखिए 84 अपॉन 98 में अब आपको होना चाहिए गुड टेबल्स में। ठीक है, अगर मान लीजिए आप किसी रीजन से टेबल्स में अच्छे नहीं हैं तो आप क्या करेंगे, आप देखिए 84 अपॉन 98 कैसा है, ये है हमारे दोनों ही इवन नंबर, तो ये डिवाइड हो जाएंगे हमारे 2 से। तो देखिए ये मैं आपको सिखा रही हूँ बाय रिड्यूसिंग बाय डिफरेंट नंबर्स। ठीक है, तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 अपॉन आ गया 2 4 जा 8। ठीक है, एंड 2 9 जा 18। अब देखिए अब 42 और 49, क्या ऐसी कोई भी टेबल है या कोई भी कॉमन नंबर है जो कि इन दोनों को डिवाइड करे। 6 ले लीजिए, 6 7 जा 42 है, लेकिन 6 से 49 डिविजिबल नहीं होगा। अगर आप 7 लेंगे तो 7 से देखिए आपका 7 6 जा एंड 7 7 जा, तो अब हम ले लेंगे 7 को, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 6/7। अब देखिए आप जैसे ही मैंने देखा कि मेरा आ गया
वन प्राइम नंबर, यानी डिनोमिनेटर आ गया प्राइम नंबर, यानी ये फर्दर रिड्यूस नहीं होगा क्योंकि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर टुगेदर बहुत रेयरली ही आते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ये तो हो गया हमारा 6/7। ठीक है, ये तो हो गया, हमने इसको किया सिंपल अपने स्टेप बाय स्टेप डिवीजन करते हुए। अब देखिए, इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में एक और तरीके से लिख सकते थे कि 84/98, ये मैं आपको सिखा रही हूँ सेकेंड मेथड। ठीक है, अब आप फटाफट फाइंड कर लीजिए इनका SCF। तो वो कैसे करेंगे फाइंड, पहले n आप लीजिए अपने 84 के प्राइम फैक्टर्स और फिर करिए 98 के प्राइम फैक्टर्स। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं। तो 84 के हो गए 2 4 जा 2 2 जा, फिर फर्दर 2 लिया तो ये हो गया हमारा 2 2 जा 2 1 जा, फिर हो जाएगा 3 और फिर हो गया 7। ठीक है, ये हो गए हमारे 84 के। अब हम ले लेते हैं अपने नेक्स्ट नंबर 98 के। तो 98 के किए तो क्या आ जाएंगे, ठीक है, अब देखिए ये हो गया 7 और ये हो गया 1। अब देखिए कौन कौन से कॉमन है, तो देखिए 2 है यहाँ पर भी, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। अब देखिए एक और 7 है यहाँ पे लेकिन वो नहीं है, और यहाँ 2 3 है तो वो 2 3 नहीं है, केवल कॉमन लेने हैं। कॉमन फैक्टर्स हमारे क्या आ गए, 2 × 7, यानी SCF हो गया हमारे कॉमन फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन जो कि है 14। अब देखिए फटाफट आप इसको 14 से डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए एक ही स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। 14 6 जा 84 एंड 14 7 जा 98। तो इससे भी आपका आंसर आ गया। तो दोनों ही मेथड अच्छे हैं, बस आपको गुड होना है कैलकुलेशन में। तो चलिए इसी के साथ करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। चलो बच्चों देखते हैं अपना डी पार्ट। तो डी पार्ट में हमारे क्या है, 12/52। आप देखिए, या तो आप कोई भी ऐसा नंबर ले लीजिए जिससे इसको डिवाइड कीजिए, तो आप 52 और 12 हमारे दोनों ही 2 से डिवाइड हो जाएंगे क्योंकि दोनों ही इवन नंबर है। तो ऊपर आ गया 6 और नीचे हमारा आ जाएगा 226, राइट। अब फर्दर हम इसको किससे कर सकते हैं, अगेन हम कर सकते हैं 2 से। तो क्या आ जाएगा हमारा 3/13। अब देखिए ये दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं तो ऑब्वियसली फर्स्ट रिड्यूस नहीं होगा, तो यही हो गई हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया सिंपलेस्ट फॉर्म, SF मींस सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, अब देखिए दूसरा तरीका क्या है, आप सेकेंड मेथड में आप क्या करेंगे, आप फाइंड कर लीजिए प्राइम फैक्टर्स, मतलब SCF ऑफ 12/52। वो कैसे करेंगे, आप फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ बोथ द नंबर्स। तो चलिए फटाफट करते हैं। 12 के लिए तो क्या आ जाएगा, 2 6 जा, फिर 2 3 जा एंड 3 1 जा। 52 के ले लेते हैं, तो 52 का आ गया हमारा, ये हो जाएगा 6 जा और फिर ये हो गया 3 जा और फिर ये 30। ठीक है, अब देखिए क्या कॉमन आए हमारे, केवल 2 2 हैं जो कि दोनों में प्रेजेंट है। ठीक है, तो SCF हो गया हमारा कॉमन फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन, यानी 2 × 2, तो ये आ गया 4। ठीक है, अब हम इसमें 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा, ऊपर आएगा 3 और नीचे आएगा 13, राइट। तो देखिए इससे हमारा एक स्टेप में आ गया, इसमें हमें 2 स्टेप। तो क्या करना है, आपको कैलकुलेशन करनी है तब तक या तो दोनों ही प्राइम नंबर्स आ जाए या फिर कोई एक नहीं, इधर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कोई भी एक प्राइम नंबर आ जाए, तब वो कहलाती है सिंपलेस्ट फॉर्म। तो 3/13 हो गई हमारे 12/54 52 की सिंपलेस्ट फॉर्म। हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। आप देखिए ई पार्ट में हमें दिया गया है 7/28। अब ये तो बहुत ही आसान है, हमें पता है 7 से ही ये डिविजिबल है। तो देखिए 7 1 जा 7 एंड 7 4 जा 28। तो आ गया इसका आंसर 1/4, जो कि बहुत ही इजी था। आई होप आपको ये सारे पार्ट दोनों ही मेथड से समझ में आ गए होंगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, Ramesh had 20 pencils, Sheelu had 50 pencils, and Jamal had 80 pencils. After 4 months, Ramesh used up 10 pencils. यानी Ramesh is like a little sensible person using less resources
बट फॉर द लॉन्ग टाइम। ठीक है, शीलू यूज 25 पेंसिल्स, चलो 25 यूज की उसने। जमाल यूज 40 पेंसिल्स, या तो वो पढ़ता बहुत है या वो सिंपली अपनी पेंसिल्स को वेस्ट कर रहा है। ठीक है, चलिए, व्हाट फ्रैक्शन डिड ईच यूज अप? चेक इफ ईच हैज यूज्ड एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ हर और हिज पेंसिल्स। ठीक है भाई, चलिए देख लेते हैं टोटल पेंसिल्स हमारी रमेश के पास कितनी है। तो रमेश के पास है टोटल पेंसिल्स 20। ठीक है, सो यू कैन राइट रमेश और टोटल पेंसिल्स। ठीक है, टोटल पेंसिल्स ऑफ रमेश क्या हो गई हमारी 20। यूज्ड किसने की, यूज्ड उसने किसने की, यूज्ड बाय रमेश हो गई हमारी, हो गई हमारी 10। यानी कि या तो पढ़ता कम है या फिर बहुत ही समझदार बच्चा है। तो वो हो गई, कितना हो गया उसका फ्रैक्शन जो उसने यूज किया, वो हो गया 10/20 यूज्ड अपॉन टोटल। ठीक है, जो कि हो गया हमारा 1/2 इन द रिड्यूस्ड फॉर्म। सिमिलरली लिखेंगे हम अपने शीलू। तो शीलू के पास कितनी टोटल पेंसिल्स है? तो शीलू के पास हमारे हैं 50 और यूज उसने किसने की, यूज्ड बाय शीलू इज, तो यानी वो ठीक ठीक पढ़ती है, उसने ज्यादा वेस्ट भी नहीं किया है और उसने अपने हिसाब से यूज की है। ठीक है, अब देखिए उसने यूज करी 25, तो उसका फ्रैक्शन क्या हो गया? तो फ्रैक्शन हो गया उसका यूज्ड पेंसिल का 25/50 मीन्स टोटल में से उसने कितने यूज की 25, जो कि अगेन हो जाएगा रिड्यूस्ड फॉर्म में, इसको 25 से ही कर देते हैं 1/2। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा जमाल। तो जमाल की कितनी है पेंसिल्स ऑफ जमाल? ठीक है, तो ये हो गया पेंसिल्स ऑफ जमाल या टोटल पेंसिल्स ऑफ जमाल, ये भी लिख सकते थे हम, वो है 80। ठीक है, और उसने यूज कितनी कर ली, यूज्ड बाय जमाल इन 4 months, या फिर लिख दिया यूज्ड बाय जमाल कितनी 40। या तो वो बहुत पढ़ाई करता है या वो सिंपली अपनी पेंसिल्स को वेस्ट करता है। तो कितना हो गया फ्रैक्शंस ऑफ यूज्ड पेंसिल्स? फ्रैक्शन हो गया हमारा 40/80, जो कि अगेन आ गया 1/2। तो देखिए सारे के सारों ने अपनी हाफ ऑफ द पेंसिल्स फिनिश कर दी। ठीक है, अब देखिए चेक इफ ईच हैज यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शंस ऑफ हर और हिज पेंसिल। रिड्यूस्ड फॉर्म सबकी क्या आई है, हाफ हाफ हाफ। यस, तो हम लिख देंगे यस each one has used equal fractions of pencils. Each one has used equal fractions of pencils. ठीक है, तो कितना आसान था। आई होप आपको ये भी अच्छे से पूरा तरीके से समझ आ गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या कहा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है कि मैच द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस एंड राइट 2 more फॉर ईच। अब देखिए जो हमें यहाँ पर इस फर्स्ट कॉलम में वैल्यूज दी गई हैं उन्हीं की यहाँ पे रिड्यूस्ड फॉर्म लिखी हुई है। अब अगर हम इन सारे फ्रैक्शंस जो भी हमें गिवन है उनका रिड्यूस्ड फॉर्म निकाल लें तो हमें फटाफट पता चल जाएगा कि कौन सा इसका फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यहाँ पर रिड्यूस्ड फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद हमें उसी फ्रैक्शन के 2 और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड कर लेंगे ये जितने भी हमारे फर्स्ट कॉलम में दिए हुए फ्रैक्शंस हैं इनकी रिड्यूस्ड फॉर्म, जिससे हमें मैच करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये 0 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद
हमें पता है कि 25 और 40 दोनों डिवाइड किससे हो जाते हैं, 5 से। तो हम ले लेंगे 5, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी है। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 5 5 25 एंड 5 8 40, यानी कि हमने इसको डिवाइड किया 5 से, इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से। जैसा कि मैं आपको जब ये चैप्टर काफी एक्सरसाइजेस करा चुकी हूँ तो मैं बता चुकी हूँ कि आपको कोई भी फ्रैक्शन हम उसके रिड्यूस्ड फॉर्म में तभी लिख सकते हैं जब हम उसको डिवाइड करते हैं उसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से। तो इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म आ गई 5/8। अब देखिए 5/8 यहाँ पर कौन सा दिखा रहा है, फर्स्ट का पार्ट हमारा है डी, तो चलिए लिख देते हैं फर्स्ट, यानी कि जो है हमारी 5/8 वो दिखा रहा है हमारा डी पार्ट। ठीक है, अब इसके 2 मोर एग्जांपल्स ले लेते हैं, यानी कि हमें अपने ऐसे फ्रैक्शंस लिखने हैं जो कि जब रिड्यूस्ड करें तो रिड्यूस्ड फॉर्म में दिखाएं 5/8। अब वो देखिए कैसे मिल सकते हैं हमें, हमने ये वाला तो पता ही है हमें, तो ये हम ले नहीं सकते। ठीक है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं 5/8 को, जो कि रिड्यूस्ड फॉर्म है, तो हमें क्या मिल जाएगा 10/16, राइट। और जब आप इसको रिड्यूस करोगे तो ये भी आएगा आपका 5/8। तो एक एग्जांपल हो गया हमारा 10/16। हम कैसे किसी भी रिड्यूस्ड फॉर्म में जो फ्रैक्शन दिया हुआ है उसके हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे फाइंड करते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग देम बाय काउंटिंग नंबर्स और नेचुरल नंबर्स। अब 1 इसलिए नहीं दिया क्योंकि 1 तो 5/8 ही दे देगा, राइट। अब देखिए इसी को हम कर देते हैं 3 से मल्टीप्लाई, तो देखिए यहीं पर ही मैं कर देती हूँ। अब मैंने नेक्स्ट काउंटिंग नंबर ले लिया 3, तो क्या आ जाएगा हमारा नेक्स्ट हमारा आ जाएगा 50/24, यानी कि जब आप इसको भी रिड्यूस करोगे तो आपको मिलेगा 5/8। तो ये होगा इसके 2 मोर एग्जाम्पल्स। आप इसके और भी लिख सकते हो बाय मल्टीप्लाइंग बाय 4 5 6 एंड सो ऑन। तो हमसे 2 ही पूछे गए, हमने यहाँ पर 2 लिख दिए। अब देखते हैं अपनी सेकंड वन। अब सेकंड वन का हमें पता है कि जब हम इसको देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इसको हम किससे रिड्यूस कर सकते हैं। कोई ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो हमारे 18 और 20 को डिवाइड करे, बिल्कुल है 2। तो देखिए सबसे पहले तो मैंने कर दिया 0 कैंसिल, और इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 2। तो मैंने इसको जब 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया हमारा 2 9 18 एंड 2 10 20। अब 9/10 हमें दिखा रहा है यहाँ पर ई, तो हम लिख देंगे यहाँ पर सेकंड का ई, क्योंकि 9/10 यहां से सेकंड है और यहाँ पर ये ई है, तो सेकंड का करेक्ट आंसर हो गया ई। ठीक है, अब देखिए ई में हमें चाहिए अपने 9/10 में ऐसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो देखिए अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे अगर 2 का, तो आ जाएगा हमारा 18/20। तो जो कुछ जिस तरह से दिया ही हुआ है 180/200, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे 3 2 भी ले सकते हैं क्योंकि ये 180/200 इज अ डिफरेंट फ्रैक्शन। अब इसको हमने मल्टीप्लाई किया अपना नेक्स्ट काउंटिंग नंबर यानी कि 4 से, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो क्या मिल जाएगा हमको 36/40। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा हो गया, इसको भी जब आप रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखोगे तो आपको मिलेगा 9/10। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अब देखिए थर्ड पार्ट को जब हमने रिड्यूस किया तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 11। तो चलिए फटाफट हमने इसको 11 से किया तो क्या आ जाएगा 11 6 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है, ये फैक्टर ही है क्योंकि हमें पता है 66 और 99 हमारे आते हैं डेफिनेटली 11 की टेबल में। ठीक है, अब देखिए इसको जब आप डिवाइड कर दोगे 3 से, क्योंकि इसका एक और कॉमन फैक्टर मिल रहा है, तो ये आ जाएगा हमारा 2/3, यानी ये है इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म। रिड्यूस्ड फॉर्म वो होती है जिसमें हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इस फॉर्म में मिल जाते हैं कि हमें उसका कोई कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं मिलता जो उन दोनों को डिवाइड कर पाए। ठीक है, तो ये तो आपको क्लियर है ही। अब देखिए 2/3 यहाँ पर हमारा रिड्यूस्ड फॉर्म आया और यहाँ पर इसको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 2/3 ए पार्ट। तो हमारा थर्ड का आंसर हो गया ए। ठीक है, अब इसके 2 मोर एग्जाम्पल्स हमें फटाफट लिखने हैं ए पार्ट के। तो 2/3 है हमारी रिड्यूस्ड फॉर्म, इसमें हमने कर दिया मल्टीप्लाई 2 का, तो हमें फर्स्ट मिल गया अपना 4/6। ठीक है, सिमिलरली 2/3 को हमने मल्टीप्लाई किया जब 3 से नेक्स्ट काउंटिंग नंबर से, तो हमें मिल गया इसका एक और जो कि है हमारा 6/3।
9, यानी इन दोनों का रिड्यूस्ड फॉर्म हमारा आएगा 2/3। तो देखिए मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं फर्स्ट केवल 1 को छोड़ के कोई भी काउंटिंग नंबर नेक्स्ट लेती जा रही हूँ और उनसे मल्टीप्लाई करती जा रही हूँ। ठीक है, तो हमारे आ गए इसके 4/6 एंड 6/9। ठीक है, तो यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं अपना इसका फोर्थ पार्ट। ठीक है, फोर्थ पार्ट में हमें कुछ देखिए ये दिया गया है। तो सबसे पहले तो हमने इसको कर लिया। अब देखिए 18 होगा इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि मुझे 18 की टेबल पता है और मुझे पता है कि 18 2 होता है 36। तो ये आ जाएगा हमारा 18 1 18 अपॉन 18 2 36, यानी ये रिप्रेजेंट कर रहा है हाफ, और हाफ हमारा यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सी, यानी थर्ड का करेक्ट आंसर, सॉरी फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, फोर्थ का हमारा करेक्ट आंसर हो गया सी। अब देखिए हमें 1/2 के और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ठीक है, पहले ही मतलब 1 तो लेना ही नहीं है, क्योंकि 1 से तो सेम ही हमारा फ्रैक्शन आ जाएगा। तो हमने नेक्स्ट काउंटिंग नंबर 2 लिया, तो ये क्या हो जाएगा 2/4। ठीक है, तो एक हमको मिल गया 2/4। फिर उसके बाद हमारा 3 से हमने मल्टीप्लाई किया, तो हमें मिल जाएगा 3/6। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3/6, यानी इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए हमारे 2/4 एंड 3/6, यानी ये दोनों में क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिड्यूस फॉर्म में हाफ। ठीक है, अब हमारा लास्ट वन फिफ्थ वन में सबसे पहले तो हमने कर दिया 0 0 कैंसिल। ठीक है, अब हमें पता है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 11, क्योंकि 11 की टेबल में ये दोनों ही आते हैं। इसीलिए आप जब जैसे जैसे बड़ी क्लास में जाते जाएं, टेबल्स को अच्छे से लर्न करना है, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन बन जाती है इजी। आप देखिए यहाँ पे फिफ्थ में है 2/5 रिड्यूस्ड फॉर्म, और बी हमारा दिखा रहा है 2/5, यानी कि हमारा फिफ्थ का मैच द फॉलोइंग करेक्ट हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, अब देखिए हमें इसके 2/5 के और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं दो, तो हम इसको सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 4/10। तो एक हो गया हमारा 4/10। ठीक है, और दूसरा हमारा हो जाएगा जैसे हम इसको 3 से, तो मैंने देखिए कुछ नहीं किया, मैंने बस 2 और 3 से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख दिया। अब ये नहीं कि यही है, आप कोई और नंबर लेके भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो भी इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देंगे। ठीक है, एक रिड्यूस्ड फॉर्म फ्रैक्शन के अनकाउंटेबल आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिख सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग देम बाय नॉर्मल नंबर्स लाइक काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, अब देखिए जब इसको किया तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 6/5 3 15, यानी कि इसका आंसर हो गया 6/15। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे के सारे अच्छे से समझ आ गए होंगे मैच द फॉलोइंग, सबके आंसर्स और सबके दो और जो एग्जांपल्स देने थे हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के वो। तो चलिए ये तो आपको हो गया होगा क्लियर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं हम अपना एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, राइट शेडेड पोर्शन एज फ्रैक्शन, अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग करेक्ट साइन ऑफ स्मॉलर, ग्रेटर और इक्वल टू बिटवीन द फ्रैक्शंस। तो चलिए सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि ये सारे के सारे जो फ्रैक्शंस हैं इनमें शेडेड फ्रैक्शन क्या दिखा रहा है। तो देखिए सबसे पहले तो देखिए कि हमारे ये जो सर्कल है ये डिवाइड है हमारा 8 में, और इसमें से कितने हमारे शेडेड हैं 3, तो इसका हमारा हो गया 3/8। सिमिलरली देखिए ये भी 8 में ही डिवाइडेड है, और इसमें से कितने शेडेड है 1 2 3 4 5 6, तो इसका फ्रैक्शन हो गया शेडेड वाले पार्ट का 6/8। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट पर, तो इसमें देखिए 1 2 3 4 शेडेड है आउट ऑफ कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी सारे के सारे 8 ही 8 हैं, और इसमें से हमारे 4 शेडेड हैं, तो ये हो गया 4/8। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, तो उसमें हमारा केवल है 1/8। अब देखिए सारे के सारे डिनोमिनेटर सेम है, तो बहुत ही आसान है हमें इन्हें अरेंज करना असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम केवल न्यूमरेटर्स को कंपेयर करते हैं। जो स्मॉलर वैल्यू होती है इन असेंडिंग ऑर्डर हम लिखते हैं अपने स्मॉल टू बिग, तो हम लिख देंगे अपने स्मॉल टू बिग ऑर्डर में एज बाय कंपेयरिंग ओनली न्यूमरेटर्स। तो देखिए सबसे पहले हमारा है 1, तो 1 असेंडिंग ऑर्डर की बात कर रही हूँ, तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया असेंडिंग ऑर्डर, और सबसे पहले हमारा आएगा 1/8, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में हम लिखते हैं स्मॉल टू बिग।
ठीक है, तो स्मॉल टू बिग में ये हो गया सबसे छोटा। अब इससे बड़ा हमारा होगा 1 के बाद क्या है 3। ठीक है, अब देखिए ये ओवर हो गया तो हमारे कितने बचे, ये ओवर हो गया तो हमारे इनमें से कंपेयर कीजिए सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा हमारा है 3। तो नेक्स्ट आएगा हमारा 3/8। ठीक है, आप देखिए 3/8 भी ओवर हो गया। आप देखते हैं इन दोनों में छोटा कौन सा है 4/8। ठीक है, और फिर हमारा बचा लास्ट जो कि है लार्जेस्ट, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो हमने कंपेयर किए केवल न्यूमरेटर, तो ये आ गया हमारा 6/8। तो ये तो हो गया इसका असेंडिंग ऑर्डर, यानी हमने लिख दिया अपने स्मॉल टू बिग। अब इसी का रिवर्स कर देंगे तो हो जाएगा वो डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में मैं लिख रही हूँ DO शॉर्ट फॉर्म, और इसमें हम लिख देंगे सबसे बड़ा हमारा क्या होगा 6/8, फिर उससे छोटा हमारा होगा 4/8 यानी कि बिग टू स्मॉल, फिर होगा उससे छोटा 3/8, और फिर सबसे छोटा होगा 1/8 यानी कि बिगेस्ट लिखा और स्मॉलेस्ट लास्ट में। बिग टू स्मॉल होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये तो हो गया हमारे फर्स्ट वाले का पार्ट का आंसर। अब हम करते हैं इसका बी पार्ट। आप देखिए बच्चों, बी में हमारे पहले तो देख लेते हैं कि ये कितने पार्ट्स दिखा रहा है। 9 स्मॉल स्क्वायर्स दिखा रहा है, ये बड़ा स्क्वायर। ठीक है, स्मॉल 9 स्क्वायर्स में डिवाइड किया गया है। आप देखिए इसमें से कितने शेडेड है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8/9। ठीक है, सिमिलरली इसमें देख लेते हैं तो ये भी हमारे 9 है और उसमें से कितने शेडेड है 1 2 3 4, 4, तो ये हो गया हमारा 4/9। ठीक है, अब नेक्स्ट में जाते हैं तो इसमें कितने हैं 3/9 और इसमें हमारे हैं 6/9। अब देखिए अगेन हमारे सारे डिनोमिनेटर सेम है तो हम कंपेयर करके लिखेंगे केवल अपने न्यूमरेटर। जिसकी वैल्यू होगी बड़ी वो रहेगा बड़ा, जिसकी होगी छोटी वो रहेगा छोटा। तो सबसे पहले लिखते हैं हम अपने असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है स्मॉल टू बिग। तो सबसे छोटा हमारा क्या है, सबसे छोटा है हमारा 3/9। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा क्या है 4/9। केवल हमें न्यूमरेटर्स को कंपेयर करना है। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारा 6/9 और फिर उसके बाद है हमारा 8/9। ठीक है, अब हम लिख देते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारा क्या आएगा, सबसे बड़ा है 8/9, इसका रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, फिर हो जाएगा 6/9, फिर हो जाएगा 4/9 और फिर लास्ट में स्मॉलेस्ट है हमारा 3/9। तो इस तरह से ये लिख गए। क्या चीज जरूरी थी, क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर सेम थे इसलिए हमने केवल कंपेयर किए अपने न्यूमरेटर और लिख दिया असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों, हम करते हैं अपने एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट। तो सी पार्ट में हमें क्या दिया गया, शो 2/6, 4/6, 8/6 एंड 6/6 ऑन द नंबर लाइन, पुट एप्रोप्रिएट साइन बिटवीन द फ्रैक्शंस। बहुत ही आसान है। आप देखिए इनके बीच में तो हमें एप्रोप्रिएट साइन पुट करने हैं। इससे पहले हमें ये दिखाने हैं सारे के सारे नंबर्स फ्रैक्शंस नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले हमने आपको बोला है कि आप कर लीजिए एक, पहले तो देखिए किस तरह के फ्रैक्शंस है। ये हैं सारे के सारे पॉजिटिव फ्रैक्शन, तो हमको चाहिए सिर्फ अपनी पॉजिटिव साइड ऑफ दी लाइन। ठीक है, आप देखिए 0 से शुरू करेंगे तो अब देखिए सबसे पहले फोकस करिए अपने डिनोमिनेटर पे। तो डिनोमिनेटर सबके सेम है 6 6 6, तो हमें किसी के 6 बनाने की जरूरत नहीं है, यानी कि सारे के सारे डिनोमिनेटर है 6। तो हम डिवाइड कर लेंगे अपनी लाइन को 6 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, अब देखिए 0 से 1/6। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, बस अंडरस्टैंड कर लीजिए क्योंकि हमें केवल इनको ही दिखाना है। तो देखिए पहला हो गया 1/6, पहला हो गया हमारा 1/6, फिर दूसरा होगा 2/6, फिर होगा 3/6, फिर होगा 4/6, फिर होगा 5/6, फिर होगा 6/6, जिसको कुछ नहीं इसको 1 लिख सकते हैं, और ये 0/6 क्या होता है 0 ही होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हो गया हमारा 7/6 और फिर नेक्स्ट हमारा द ग्रेटेस्ट वन इज 8/6। तो इसके फर्दर आपको लिखने की जरूरत है ही नहीं। अब हमें केवल ये दिखाने हैं तो बाकी एक्स्ट्रा नंबर्स को हम हटा देते हैं। तो ठीक है, 1/6 को हटा दिया, 2/6 है ही, फिर हमारा 4/6 है, फिर हमारा 6/6 है,
और फिर हमारा 8/6 है। तो देखिए ये हो गए हमारे नंबर 9 पे सारे के सारे जो फ्रैक्शंस हमको गिवन थे वो रिप्रेजेंट। हमने क्या किया, हमने 6 किसके पार्ट लिए। तो देखिए सबसे पहले हमने देखा हमारा डिनोमिनेटर सेम था, तो हमने देखा हमारा डिनोमिनेटर 6 है, तो 6 के इक्वल पार्ट में ले लिया। तो 0 to 6 मतलब 1/6 आ गया है, 0/6 से लेके 6/6 तक 1 हो गया, और फिर फर्दर गए 7/6, जैसे 8/6 है। तो देखिए सारे के सारे जो फ्रैक्शंस हमको दिए गए थे वो हमने रिप्रेजेंट कर दिए। तो ये तो हो गया हमारा कैसे हमें इन फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पर दिखाना था। हम करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को, पुट एप्रोप्रिएट साइंस बिटवीन द फ्रैक्शंस। अब ये जो फ्रैक्शंस दिए गए हैं इनमें हमें देखना है। तो देखिए जब भी, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि जब न्यूमरेटर्स आपके सेम है तो आपको कंपेयर करने हैं जब आपके डिनोमिनेटर सेम है तो आपको कंपेयर करने हैं सिर्फ और सिर्फ अपने न्यूमरेटर, और जिसमें होगी स्मॉलर वैल्यू वही हो जाएगा स्मॉलर। तो देखिए 5 और 2 कौन सा छोटा है, 2, तो ये हो गया हमारा स्मॉलर, ठीक है, यानी कि 5/6 जो है वो बड़ा हो गया। सिमिलरली देखिए 3/6 और 0/6 को हम 0/6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 0 बड़ा है कि 3 बड़ा है, ऑब्वियसली 3 बड़ा है, तो यहाँ पे 3/6 बड़ा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 1/6 एंड 6/6, तो ऑब्वियसली हमारा 1/6 और 6/6 में क्या बड़ा हो जाएगा, 6/6, जो कि हमारा 6/6 को हम लिख सकते हैं 1 भी, ठीक है। अब देखिए इसमें देखिए 8/6 एंड 5/6, तो दोनों के न्यूमरेटर सेम है, तो 8 बड़ा होगा, तो 8/6 बड़ा हो गया। बहुत ही आसान था, सारे के सारे पार्ट हमने सॉल्व कर लिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कंपेयर द फ्रैक्शंस एंड पुट एन एप्रोप्रिएट साइन। आप देखिए पहले क्वेश्चन में आप देखिए कि आपके डिनोमिनेटर सेम है, तो आप क्या कंपेयर करेंगे, ओनली न्यूमरेटर, और जिस न्यूमरेटर की होगी बिगर वैल्यू वही फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा बिगर। तो देखिए 3/6 एंड 5/6 कौन सा बड़ा होगा, 5 बड़ा है 3 से, तो 5/6 बड़ा हो गया। अब देखिए आइए बी पार्ट पे। बी पार्ट में आप देखिए कि आपके न्यूमरेटर्स सेम है बट डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। तो ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी जब आपने फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ा होगा। अगर आपको नहीं याद है तो मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि जब न्यूमरेटर सेम है, देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि जब न्यूमरेटर सेम है तो जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा होता है वो फ्रैक्शन एक्चुअली बड़ा होता है। यानी कि क्या कंडीशन है, जब न्यूमरेटर सेम है, देखिए जब डिनोमिनेटर सेम थे तो फ्रैक्शन हमने केवल न्यूमरेटर कंपेयर किए, जिसकी बिगर वैल्यू है वही हमारा बिगर फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। लेकिन जब हमारे न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं तो उल्टा हो रहा है। क्या हो रहा है कि जिस डिनोमिनेटर की स्मॉलर वैल्यू है, मतलब जिस डिनोमिनेटर में कम नंबर है, 4 है, कौन सा छोटा है, 4 छोटा है कि 7, केवल डिनोमिनेटर्स देखिए 4 छोटा है, यानी जो डिनोमिनेटर्स में हमारा छोटा वैल्यू है वो एक्चुअली बड़ा है, यानी कि 1/4 बड़ा है, अपोजिट हो गया, ठीक है। सिमिलरली देखिए अब यहाँ पे हमारे डिनोमिनेटर सेम है तो हम कंपेयर करेंगे केवल अपने न्यूमरेटर्स को, तो कौन छोटा होगा, 4 छोटा होगा, तो ऑब्वियसली 5/5 जो कि है 1 वो हमारा हो गया बड़ा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या कंपेयर किया, हमने देखा अपने कि न्यूमरेटर सेम है, तो इसमें क्या था उल्टा, जो डिनोमिनेटर में होगी हमारे स्मॉलर वैल्यू वो होगा एक्चुअल में बड़ा। आप देखिए ऐसे तो आप कहेंगे कि मैम 7 बड़ा होता है 5 से, भाई होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन जब हमारे न्यूमरेटर सेम है और फ्रैक्शन की बात आ गई तो जहां पर एक्चुअली में छोटा है वही बड़ा हो गया, समझे। तो यहाँ पर हो जाता है हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ट्विस्ट, लेकिन ये भी बहुत इजी है। किस केस में, केवल आपको देखने अपने न्यूमरेटर सेम है या नहीं। अगर न्यूमरेटर सेम नहीं है तो हम पढ़ेंगे एक और मेथड, एलसीएम मेथड, उससे बनाते हैं लाइक फ्रैक्शंस और फिर करते हैं कंपेयर। इसमें भी कर सकते थे लेकिन मैंने आपको और इजी तरीके से बता दिया, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब जो हमने अपने क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व किया था उसी की बेसिस पे हमें कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि मेक 5 मोर सच पेयर्स एंड पुट एप्रोप्रिएट साइन। तो चलिए कुछ ले लेते हैं हम। पहला ले लेते हैं हम अपना, मान लीजिए हमने लिया
4/8 एंड 7/8। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो कौन सा हमारा नंबर बड़ा होगा? न्यूमरेटर्स में 7, यानी कि 7/8 जो है वो बिगर हो गया हमारा 4/8 से। अब दे लेते हैं अपना ऐसा जिसमें न्यूमरेटर सेम बट डिनोमिनेटर डिफरेंट। तो चलिए कुछ ऐसा ले लेते हैं, 3/11 और फिर मैंने ले लिया 3/7। अब देखिए न्यूमरेटर्स सेम है बट डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, और डिनोमिनेटर में किसकी छोटी वैल्यू है? 7 की, यानी कि ये बड़ा हो गया इसके कंपैरिजन में। तो ये हो गया हमारा 1 पेयर, ये हो गया 2 पेयर। अब करते हैं अपना थर्ड पेयर। थर्ड पेयर में हम ले लेते हैं, मान लीजिए 7/14 एंड 3/14। ठीक है, अब देखिए इस केस में क्या है, इसमें हमारे हैं न्यूमरेटर्स डिफरेंट एंड डिनोमिनेटर सेम, तो हम कंपेयर करेंगे अपने केवल न्यूमरेटर्स, और जिसकी है बिगर वैल्यू भैया वही नंबर हो गया बड़ा। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट हमारा फोर्थ एग्जाम्पल हम लेंगे जिसमें हम कर लेंगे अपने न्यूमरेटर सेम। तो चलिए कुछ लिख लेते हैं इस तरह से, 9/13 एंड 12/13, और सॉरी 9/13 हमें लेने हैं अपने न्यूमरेटर सेम। तो 9 यहां पर कर लेते हैं हम अपना 9/80। ठीक है, अब देखिए इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में आपके हैं न्यूमरेटर सेम। तो आपको याद रखना है जब न्यूमरेटर सेम होते हैं तो हम कंपेयर करते हैं अपने डिनोमिनेटर्स, और जिस डिनोमिनेटर में होता है छोटा नंबर वो एक्चुअली होता है बड़ा फ्रैक्शन। ठीक है, अब करते हैं अपना फिफ्थ वन। तो फिफ्थ वन में मैं ले लेती हूं 15/28। ठीक है, और फिर ले लेती हूँ 15/11। ठीक है, अब देखिए इस केस में क्या हो जाएगा, इसमें भी देखिए सबसे पहले देखिए आपकी क्या सेम है, न्यूमरेटर। तो किसकी वैल्यू बड़ी है? 15/28 के डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी है, तो कौन सा बड़ा हो गया? ये वाला। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से सारे समझ में आ गए होंगे। आपको इसमें एक ही कॉन्सेप्ट को याद रखना है, सबसे पहले कम देखने हैं कि क्या सेम है, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर सेम है तो जो बिगर वैल्यू है, अगर न्यूमरेटर सेम है तो जो बिगर वैल्यू है डिनोमिनेटर में वो एक्चुअली में है छोटा। ठीक है, और अगर आपकी डिनोमिनेटर सेम है तो आप जैसे आज तक कंपेयर करते हैं वैसे ही करना है कि जो नंबर होगा बड़ा न्यूमरेटर में वही फ्रैक्शन हो जाएगा बड़ा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो बच्चों ये तो था हमारे चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शंस की एक्सरसाइज 7.3 एंड 7.4 का सॉल्यूशन। आई होप आप सब ने इसको मेरे साथ साथ सॉल्व किया होगा और सारे कॉन्सेप्ट्स को समझा होगा एकदम अच्छे से। हम और आप ऐसे ही जुड़े रहेंगे और फिनिश करेंगे पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन। और आप सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।